Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to Result Rose Psychic. It's a YouTube channel that is providing videos regarding mental health issues and the topic related to daily psychology. Myself, Arush Shehbaz, and the topic that I am going to present today is about violence against women. बेसिकली आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरह से वायलेंस ख़वातीन की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, वायलेंस होता क्या है, वायलेंस का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है ख़वातीन की ज़िंदगी में, और दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में, डिफरेंट कंट्रीज़ में वायलेंस को किस तरह से टैकल आउट किया जाता है, उसको क्या समझा जाता है, उसके लिए रेमेडीज़ क्या फ़ॉलो की जाती हैं दुनिया में इर्द गिर्द, और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम बना के वायलेंस को रोक सकते हैं। तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिकली वायलेंस की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि आखिरकार वायलेंस होता क्या है और इसकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है। So the term violence against women means any act of gender-based violence that result in or likely result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women. Basically एक violence की इस तरह की किस्म है जिसमें हम जेंडर बेस किसी एक ही जेंडर को टारगेट करके उसके ऊपर वायलेंस कर रहे हैं, जुल्म सितम कर रहे हैं, जिसके रिज़ल्ट में उस जेंडर को फिज़िकली इफ़ेक्ट हो सकता है, वो जेंडर सेक्सुअली इफ़ेक्ट हो सकता है या साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है। और स्पेशली क्योंकि हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात है तो हमारा जो जेंडर होगा वो ख़वातीन होंगी। इसमें कौन कौन से कुछ ऐसे थ्रेट्स हो सकते हैं, उनको मारने के थ्रेट्स हो सकते हैं, उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है, उनको फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, उनके साथ साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो सकता है या सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो उनकी लिबर्टी है, उनकी आज़ादी है, हम वो रोक देंगे। और ये पब्लिक लाइफ में भी ये वाला वायलेंस किया जा सकता है और प्राइवेट लाइफ में भी। तो बेसिकली ओवरऑल जो वायलेंस है, कोई भी ऐसा एक्ट है ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो उनकी लिबर्टी को, उनकी फ़िज़िकल लाइफ को, सेक्सुअल लाइफ को, साइकोलॉजिकल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी उससे इफ़ेक्ट आउट हो रही है, और उनकी प्राइवेट लाइफ में भी ये वायलेंस को फेस कर सकती हैं और पब्लिक लाइफ में भी। सबसे पहले जिस वायलेंस की टाइप को हम अब स्टडी करने लगे हैं, इट इज़ द वायलेंस इन क्लोज रिलेशनशिप। अब क्लोज रिलेशनशिप आपके कोई भी हो सकते हैं, आपकी क्लोज फैमिली हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी क्लोज फैमिली में कोई भी आ सकता है, इसके अलावा आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो क्लोज जितने भी रिलेशनशिप आपके हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है क्लोज, वो जो आपके ऊपर वायलेंस करेगी, खातून के ऊपर वायलेंस करेगी, वो क्लोज फैमिली रिलेशनशिप वायलेंस कहलाएगा। अब देखने में बेसिकली आया कि एक रिसर्च कंडक्ट की गई तो कहा गया कि सबसे जो डेंजरस किस्म के वायलेंस की टाइप देखने में नज़र आई, वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट में देखने में नज़र आई कि जो क्लोज रिलेशनशिप वायलेंस करते थे ख़वातीन पे, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस वायलेंस था। और 22% ख़वातीन ऐसी थी जिन्होंने फ़िज़िकल वायलेंस फेस किया था अपने क्लोज रिलेशनशिप में। आइदर वो उनको हिट किया गया था किसी हार्ड चीज़ के साथ, उनको किक आउट किया गया था, उन्हें मारा गया था या जलाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद और फिर एक रिसर्च कंडक्ट की गई, बेसिकली उसमें देखने में ये आया कि 28% ख़वातीन ऐसी थी जिन्होंने 16 ईयर्स की एज तक कोई ना कोई डोमेस्टिक वायलेंस की टाइप फेस की होती थी। तो इन स्टैटिस्टिक्स से आप देख लें कि कितनी हाई परसेंटेज है डिफरेंट हितों में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, कि अनटिल दैट एज काफ़ी सारी फीमेल्स वायलेंस को फेस कर चुकी होती हैं। और मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ वायलेंस इज़ इन द क्लोज रिलेशनशिप वायलेंस। हम अगली टाइप डिस्कस करने लगे हैं वायलेंस की। इट्स अबाउट डेटिंग वायलेंस। बेसिकली कि आप किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साथ हैं और आप वायलेंस फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको साइड में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो इस तरह के फ़िज़िकली और इमोशनली हार्म जो वायलेंसेस होते हैं या इस तरह के कोई रिलेशनशिप होते हैं उनमें रह लेती हैं। और क्या वजह होती है कि लाइक उनका कहना ये होता है कि शायद ये वायलेंस सिर्फ इस वजह से होता है कि जेलसी है उनके पार्टनर को, या सस्पिशन है कि डेट करें किसी और को, या सेक्सुअल इनफिडेलिटी होती है। तो फिर इसके बाद जो है एक रिलेशनशिप का एंड हो जाता है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं अब्यूसिव रिलेशनशिप में फिर भी रह जाते हैं। उनकी रीज़न क्या होती है कि उनको एक डर होता है कि जो उनका ये क्लोज़ रिलेशनशिप था अनहैपीली एंड होगा, और इसके अलावा वो दोबारा से हैप्पी नहीं रह पाएँगे या दोबारा से ऐसे शायद रिलेशनशिप ना बना पाएँ, तो इसलिए वो बर्दाश्त करते रहते हैं इन चीज़ों को। लेकिन रिसर्च ने इस चीज़ को शो किया that people are happier than they expected to be after leaving a relationship with an aggressive partner। कि ये देखने में नज़र आया, एक रिसर्च कंडक्ट की गई कि जो लोगों को लगता था कि एक हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही, उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो वो वायलेंस को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। लेकिन रिसर्च से क्या साबित हुआ कि जब उन्होंने अपने एग्रेसिव पार्टनर या एग्रेसिव रिलेशनशिप को ख़त्म किया तो उसके बाद वो पहले से भी ज़्यादा खुश थे, और उनकी जो मेंटल हेल्थ थी और फिज़िकल हेल्थ थी वो इम्प्रूव हो गई थी, जो कि पहले उस रिलेशनशिप में रहते हुए उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टी आ रही थी और उनकी जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है इफ़ेक्ट हो रही थी। नेक्स्ट टाइप ऑफ वायलेंस हम डिस्कस करने लगे हैं, इट इज़ द वायलेंस इन द हेटेरोसेक्सुअल मैरिटल रिलेशनशिप। बेसिकली आप किसी ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं, आप एक शादी के रिलेशनशिप में हैं, लीगल रिलेशनशिप में, और आप वायलेंस फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया, रिसर्च कंडक्ट की गई और उसमें ये देखा गया कि ख़वातीन को कहा गया कि अपने पिछले साल के रिपोर्ट करें कि उन्होंने कितना विक्टिम रहे हैं वायलेंस के, या कितना उन्होंने वायलेंस फेस किया है। तो देखने में नज़र आया है कि 4 to 54% के आसपास ख़वातीन ने इस चीज़ को रेट किया कि ऑलमोस्ट 54% ख़वातीन ऐसी थी जिन्होंने पिछले एक साल में वायलेंस फेस किया था।
दैन उसके बाद एक और स्टडी कंडक्ट की गई और खवातीन से पूछा गया कि कितनी बार उन्होंने वायलेंस फेस किया। तो देखने में नज़र आया कि जिन्होंने प्रीवियसली वायलेंस कभी ज़िंदगी में फेस किया था तो वो रिपीटेडली आगे भी एक्सपीरियंस वायलेंस को करती आ रही थी। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में रिसेंट एक स्टडी कंडक्ट की गई, यूनाइटेड नेशंस में की गई एक स्टडी कंडक्ट, और उसकी रिपोर्ट ये थी कि 3 में से हर एक खातून दुनिया में ऐसी मौजूद है जिसने अपनी ज़िंदगी में एक बार फिज़िकल वायलेंस फेस किया होता है, और हर 10 में से एक लड़की ऐसी मौजूद है जिसने 18 साल की उम्र से पहले उसको फोर्स किया जाता है सेक्स करने पे, या उसके साथ कुछ इस तरह का सीन एंड सिनेरियोज होते हैं जो कि उसके लिए अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये डिफरेंट रिसर्चेस हैं जो कि प्रूव करती हैं कि हेटरोसेक्सुअल मैरिटल रिलेशनशिप में, डेटिंग में और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायलेंस हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि खवातीन कितना ज़्यादा इफेक्ट आउट हो रही हैं। और आप खुद देखें कि अगर इतना ज़्यादा वो ब्रूटली या इस तरह के हार्मफुल सिचुएशंस को फेस कर रही हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कितनी ख़राब हुई होगी। ओके, जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये एक सीरियस सा टॉपिक है, दैट द इंटीमेट पार्टनर वायलेंस अमंग लेस्बियन, बायसेक्सुअल वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर पर्सन। अब ये इस तरह की टाइप ऑफ वायलेंस है जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा या एक छुपा हुआ टॉपिक है जिसको ज़्यादा लोग एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, इस पर बात नहीं करते। अब यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ना सिर्फ हेटरोसेक्सुअल कपल में वायलेंस होता है बल्कि उसके अलावा जो फीमेल कपल्स हैं, लेस्बियन कपल्स हैं, बायसेक्सुअल कपल्स हैं, गे कपल्स हैं, उनमें भी वायलेंस सेम एज इट इज़ फॉलो हो रहा है, सेम उस तरह से वायलेंस हो रहा है अपने दूसरे पार्टनर के ऊपर जिस तरह से हेटरोसेक्सुअल कपल में हो रहा होता है। अब यहाँ पे इस वाली जो बात है इससे ये साबित होता है कि कोई पैट्रियार्कल एटीट्यूड की वजह से वायलेंस नहीं किया जाता, और भी फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि वजह बनते हैं वायलेंस करने की। अब जो है बहुत कम इन्फॉर्मेशन इन टॉपिक्स के ऊपर अवेलेबल है क्योंकि ज़्यादातर रिसर्चेस में क्या होता है, लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं लेस्बियन और गे रिलेशनशिप के जो भी रोल्स हैं या उन चीज़ों को, और उसके ऊपर बात नहीं करते। और क्योंकि लाइक वो इस चीज़ को टैबू समझते हैं कि उनके ऊपर क्यों बात की जाए या जिस तरह से भी लेकर। तो और जो लेस्बियन एंड गे कपल हैं वो भी ज़्यादातर खामोश रह जाते हैं अपने इन वायलेंस के रिलेटेड, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको एक एक्सक्यूज़ सुनने को मिलेगा, होमोफोबिक का एक्सक्यूज़ मिल जाएगा और उनको जो है इग्नोर कर दिया जाएगा और उनके राइट्स के ऊपर बात नहीं की जाएगी। बट ये भी वायलेंस एग्जिस्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट्स अबाउट सेक्सुअल वायलेंस। तो 2011 में एक सेफ्टी फोरम में टोरंटो ऑस्कॉल्ड हॉल में लॉ स्कूल के एक पुलिस कांस्टेबल ने एक स्टेटमेंट दी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और काफ़ी अजीब सी कंज्यूम की गई। लाइक उसने कमेंट किया दैट मुझे ये कहने से मना किया गया है लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि खवातीन को स्लट्स की तरह जो है ड्रेसिंग करना छोड़नी चाहिए, वरना वो क्या है विक्टिमाइज होती रहेंगी, इन इशूज़ का सेक्सुअल वायलेंस को फेस करती रहेंगी और उनके साथ ये सब कुछ होता रहेगा। इसके अलावा रिसर्च ने शो किया दैट रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, अब्यूज़ एंड हैरेसमेंट एंड बुलिंग ये सब जो क्राइम्स हैं, अपॉर्चुनिटी के क्राइम्स हैं, प्लानिंग के क्राइम्स हैं, और इसके अलावा बाज़-औक़ात जो ग्रुप का हमारा एग्रेशन होता है, रिचुअली होता है, उसके बेसिकली ये सारे क्राइम्स हैं, रेदर देन के जो लोग हैं मेल में सेक्सुअल अर्जेस के अलावा जो है ज़्यादातर किसी ना किसी चीज़ का बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं, या फिर कोई एज अ रिचुअल करते हैं, या फिर कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी या प्लानिंग के थ्रू इस तरह से खवातीन के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है। ओके, अब हम इस तरह का ये एक केस पढ़ेंगे रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में जो कि इंडिया में हुआ था निर्जिला केस में भी। उसमें बेसिकली क्या था कि 2012 की एक रात एक यंग फिजियोथेरेपी स्टूडेंट थी दिल्ली में जो कि बस में अपने मेल फ्रेंड के साथ वापस आ रही थी घर एक मूवी देखने के बाद। तो वो जो उसकी जर्नी थी वो एक नाइटमेयर साबित हुई उसके लिए। लाइक उसको जो बस ड्राइवर था उन्होंने तकरीबन 1 घंटा वो बस घुमाते रहे, उसके साथ मल्टीपल जो मर्द हजरात थे उस बस में उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ किया, और उसके बाद उसको वहाँ पे उन्होंने गैंग रेप हुआ उसको फिर फेंक दिया गया, मल्टीपल इंजरीज उसको आई लड़की को, और उसके अलावा उसको इतनी स्वेयर किस्म का इशू आया कि उसकी जो इंटेस्टाइन्स थी वो भी रिमूव करनी पड़ी। उसके बाद वो लड़की तकरीबन 2 हफ्ते बाद उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई और सेवरल ऑर्गन्स फेलियर हुआ उसको। और ये जो न्यूज़ थी ये सारा जो चीज़ें थी ये प्रोटेस्ट था ओवरऑल वर्ल्ड में फैला, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया इस चीज़ के बारे में, और इस अटैक को काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं पूरी दुनिया में मालूम हुआ इस चीज़ के बारे में। और इसके अलावा जो खवातीन के लिए सेफ्टी रूल्स थे वो मज़ीद डेवलप हुए। ये BBC न्यूज़ में 2012 में पूरा एक आर्टिकल आया था और आप सब लोग भी इससे फेमिलियर होंगे। इस तरह के हज़ारों केसेस अगर हम अपने मुल्क में देखें, ज़ैनब केस, इसके अलावा कितने ऐसे केस हैं हमारे मुल्क में जो कि हुए हैं, डिफरेंट केसेस हैं। लाइक हाई क्लास सोसाइटी के जो लड़के हैं वो इस तरह के केसेस होते हैं, खवातीन के साथ ये सब कुछ होता है, रेप और सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये एक एग्जांपल नहीं, अगर आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में इस तरह के केसेस देखने में नज़र आएंगे। के लिए अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे कि रेप का इम्पैक्ट क्या है खवातीन की ओवरऑल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे।
तो स्टडी शो करती हैं कि जो रेप किसी भी ख़वातीन ने या कोई भी विक्टिम होता है रेप का, वो सफ़र करता है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ से भी, बिहेवियरल इश्यूज़ से भी और इसके अलावा फ़िज़िकल इश्यूज़ से भी। अब क्या होता है कि जब उसके साथ रेप हो जाता है और उसके बाद काफ़ी साल भी गुजर जाते हैं, स्टिल दैट वुमन हैव दैट मेमोरीज, सारी मेमोरीज उसके दिमाग में रहती हैं। वो सफ़र करती है, वो अपनी सेल्फ इस्टीम लो महसूस करती है, उसके अंदर गिल्ट रहता है कि शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। इसके अलावा देखने में नज़र आता है कि जो सर्वाइवर्स होते हैं सिंगल रेप केसेस के, वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम्स काफ़ी सालों तक बर्दाश्त करते रहते हैं, इसके बावजूद, रेप होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी उन्हें एक्सेप्टेंस ही नहीं करती। वो कहती है सारी गलती तुम्हारी थी, तुमने ऐसे कपड़े ना पहने होते तो ये ना होता, तुम इस टाइम पे यहाँ ना जाती तो ये ना होता। तो वो सारी चीज़ें जो है फेस करती है वो खतून, फिज़िकली भी, मेंटली भी टॉर्चर मिलता रहता है उसको। इसके अलावा ये देखने में नज़र आता है कि जो भी ख़वातीन जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा रेप, सेक्सुअल असॉल्ट या हरासमेंट फेस की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स जो है डायग्नोसिस होते हैं, लाइक डिप्रेशन, अल्कोहल एंड ड्रग डिपेंडेंस हो जाती है उनमें, जनरलाइज एंग्जाइटी डेवलप कर लेती हैं, ओसीडी डेवलप कर लेती हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप कर लेती हैं। अब क्या है, देखें कि हमारी जो सोसाइटी है, एक तो उनके साथ पहले ही एक चीज़ गलत हो गई है, बुरा हो गया है। दूसरा, हमारी सोसाइटी उनको उस चीज़ से बाहर नहीं निकलने देती और इसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है इफेक्ट होती है और वो डिफरेंट डिसऑर्डर डेवलप कर लेती हैं। अब जिस नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं, इट्स सेक्सुअल हरासमेंट, बुलिंग, इंटिमिडेशन एंड स्टॉकिंग। बेसिकली क्या है कि इसमें वो बता रहे हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी में जो ख़वातीन हैं, इस तरह की विसेस, उनको लाउड नॉइसेस आना किसिंग की, या उनको कुछ इस तरह की कमेंटिंग होना उनके ऊपर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये शो करती हैं सेक्सुअल एग्रेशन को। लाइक मेल उनको क्या करते हैं, ये सब कुछ इस तरह की हरकतें करके ये साबित करते हैं कि हम सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं और उन्हें लो फील करवाते हैं ख़वातीन को। अच्छा, अब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर स्टडीज़ कंडक्ट की गई। अर्जेंटीना में एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिससे ये साबित हुआ कि ऑलमोस्ट 90% ख़वातीन ऐसी थी जो कि टारगेट रह चुकी थी स्ट्रीट हरासमेंट का। उसके अलावा फिर एक और स्टडी कंडक्ट की गई, उसमें ये देखने में नज़र आया कि ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के इशूज़ फेस करने पड़े। उसके अलावा एक स्टडी कंडक्ट की गई यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ पे देखने में ये नज़र आया कि ऑलमोस्ट 65% ख़वातीन ऐसी थी जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में हरासमेंट फेस की थी स्ट्रीट में। 57% ख़वातीन ऐसी थी जिन्होंने वर्बल हरासमेंट फेस की थी। 41% ख़वातीन ऐसी थी जिन्होंने फिजिकल हरासमेंट फेस की थी। 23% ख़वातीन ऐसी थी जिनको सेक्सुअली टच किया गया था। 20% ख़वातीन ऐसी थी जिनको फॉलो किया गया था उनको स्ट्रीट में। 14% ख़वातीन ऐसी थी जिनको फ्लैश आउट किया गया था। 9% ख़वातीन ऐसी थी जिनको फोर्सली सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए उसमें लाया गया था, फोर्स किया गया था। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हरासमेंट फेस की गई और देखने में ये नज़र आया कि जो हमारे पास दूसरे कलर के लोग हैं रेदर देन वाइट पीपल एंड लेस्बियन और गे बायसेक्सुअल लोग, मतलब हर टाइप का जो पर्सन था उसने कहीं ना कभी कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट, बुलिंग या इंटिमिडेशन या स्टॉकिंग को फेस किया है। तो अब ये रेट्स इतने हाई हैं और ये कोई बहुत नॉर्मल सा इशू नहीं है। अगर इसको आप नॉर्मलाइज कर दें, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग और इस पे ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, इसको रिजॉल्व आउट करना बहुत ज़रूरी है। लास्टली हम अब कुछ स्ट्रेटजीज़ देखेंगे, उनको रीड आउट करेंगे कि जो ख़वातीन को वायलेंस के अगेंस्ट बचा सकती हैं। लाइक स्पीक अप, अगर कोई मसला फेस हो रहा है, कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, कोई भी बुलिंग हो रही है, कोई भी स्टॉकिंग हो रही है, तो उसके बारे में बात करें, खामोशी इख्तियार ना करें। खामोशी कभी भी चीज़ों का हल नहीं होती। उसके बाद नो द इशू, उस मसले को जानें कि असल में मसला है क्या, उसका हल क्या हो सकता है। जब आप बात करेंगे, मसले के बारे में जानेंगे कि ये एक चीज़ मसला है, जब तक हम समझेंगे कि ये चीज़ एक मसला ही नहीं है तो उसका हल नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले मसले को जानें, उसके बारे में लाजमी बात करें, कभी भी खामोशी इख्तियार नहीं करें। उसके बाद है चैलेंज बिलीफ ऑफ मस्कुलिनिटी। मस्कुलिनिटी के जो बिलीव है, पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं हमारी, जो बना दिया गया है कि मर्द ये कर सकते हैं, मर्द को प्रेफरेंस है, ये इस तरह से है, इस तरह से है। इस चीज़ को चैलेंज करें, इन बिलीव्स को चैलेंज करें और जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ बात करें। इस मस्कुलिनिटी की जो हमारे पास एक पेट्रियार्कल हमने चीज़ स्टार्ट कर दी हुई है, उसको ख़त्म करें, इस चीज़ को तोड़ें और बिलीव्स को चेंज करने की कोशिश करें। नेक्स्टली कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करें जो कि फंड रेजिंग करें ख़वातीन के लिए, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम करें, ताकि जो ख़वातीन अगर इस चीज़ से गुजर भी गई हैं, गुजर रही हैं, या उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इशूज़ की वजह से वो इन चीज़ों में आई हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई इस तरह के आप वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जो उनकी मदद कर सके और उनको इन चीज़ों से बाहर निकाल सकें या सेव कर सकें। उसके अलावा बिल्ड स्ट्रॉन्गर लॉज एंड इम्प्लीमेंट ऑफ दूज लॉज। अच्छा, बेसिकली क्या है कि कुछ लॉज ऐसे बनाए जाएँ, अच्छा, और सिर्फ लॉज नहीं बनाए जाएँ, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि हमारे जो मुल्क हैं डिफरेंट डिफरेंट, हमारा मुल्क देख लें, इंडिया देख लें, डिफरेंट कंट्रीज़ देख लें, काफ़ी ऐसी जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लॉज तो बना दिए जाते हैं लेकिन आपको उनकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी 0% नज़र आती है। लॉज बनाना ही सिर्फ काम नहीं है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। उन पे जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, स्ट्रॉन्गली स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। तो यही कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं मेरी नज़र में और ओवरऑल, जिन पे हम अगर काम करें और वर्कआउट करें तो चीज़ें स्मूथ आउट हो सकती हैं और काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है।
ओके दैट्स ऑल। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ कमेंट ऑन ऑल योर क्यूरीज। और हमारा यहाँ पे कोर्स आज कंप्लीट हो रहा है द वुमेन साइकोलॉजी, जो कि मेरा टॉपिक था, जो कि मेरा कोर्स आउटलाइन थी। उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमने टॉपिक डिस्कस किए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में जाना। काफ़ी न्यू टॉपिक्स थे, काफ़ी चीज़ें न्यू थी मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी ऑब्वियसली होंगी। तो आज एक कंप्लीट कोर्स था, एक किताब थी जो कि कंप्लीट होती है। आज का सफ़र इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं मज़ीद इस तरह का कोई कोर्स लेकर आऊँगी, कुछ इस तरह की वीडियोस होंगी। सो दैट्स माय लास्ट वीडियो फॉर दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ वुमेन साइकोलॉजी। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज हैं, आप कमेंट में लाजमी पूछें, बिकॉज़ ये नॉलेज इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।